हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अपने जो सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम कुछ देर में आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी आपकी समस्या हो तो वहाँ पे लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच होकर वहाँ पे आप अपनी समस्या को शेयर करके वहाँ पे अपना समाधान पा सकते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। कल आपको क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में कि आपको ये क्वेश्चन करना है, क्या उत्तर आपके पास आए, क्या आपने किया नहीं किया, मिलान कीजिए। देखो, एक धनराशि को ऊपर वाले को छोड़ना है 1 मिनट, क्योंकि मैंने आगे का क्वेश्चन पहले उतार लिया जिससे अपना समय बर्बाद ना हो। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले ऊपर उतार के फिर कल वाला आपका ये नीचे क्वेश्चन उतारा। आपको फिलहाल ये लाल वाले का ध्यान देना है, ऊपर ब्लैक वाले को छोड़ना है। तो क्या कह रहा है, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने के बजाय, क्या 8% पर दे रहा था वो किसी को उधार दे रहा था 8% साधारण ब्याज की दर पर, उसके बजाय उसने क्या कर दिया 7/3/4% दर पे उसको उधार दिया। 8 पर देने के बजाय इतने पर दिया उसको, कोई कारण हो गया वो उस कारण किया जाता है। तो एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6.75 रुपए कम प्राप्त होते हैं। कमी तो हुई ना, 8 से 8.25 हो गई तो 6.75 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो वह धनराशि ज्ञात करो या मूलधन ज्ञात करो या वह राशि ज्ञात करो, एक ही बात है। ऐसे तो यहाँ पे मूलधन दे तो भी ये राशि होगी, वह धन राशि दो तो भी ये राशि होगी, ये राशि है जो मूलधन ही है। ठीक है, अब मैं कैसे किया था ये क्वेश्चन, हमने किया था इन दोनों दरों का अंतर निकाल के उसके बराबर ये रख दिया था और फिर हमने किया था। चलो वैसा ही करते हैं, हम वैसा करते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। कैसे, बड़ा है 8, तो 8% माइनस कितना है 7 से 3/4%। और इसका आप अंतर निकालोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, इसके बराबर क्या है 6.75 रुपए। इसका अंतर निकालोगे तो कितना प्राप्त होगा 1/4 प्राप्त होगा। कैसे, देखो 8 माइनस 7 चौक 28 और 31/4, इसका एलसीएम 4 लेंगे तो 8 चौक 32 माइनस 31 और ये कितना हो गया 1/4। क्या प्राप्त होगा 1/4 प्राप्त होगा। तो 1/4 आपको उसको कर लेना है। तो इसका अंतर कितना होगा 1/4%, 1/4% बराबर 6.75। ठीक है, अब मान कितने का निकालना है 1% का, अर्थात ये 4 इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 6.75 इंटू 4, इधर आके गुणा हो गया। गुणा किया तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ है 1% के बराबर हमारे को 20, 28 और 30, 24 और 27, 2 अंकों के बाद में दशमलव, इनका कोई महत्व है नहीं, दशमलव के बाद में इधर शून्य होता तो हमारे पास 1% का मान कितना हुआ 27। तो 100% का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि मूलधन किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 27 गुणा 100 बराबर 2700 रुपए। यह आपका फर्स्ट मेथड था। मेथड तो वो भी ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यदि वो आपको आसान लगे तो उस तरीके से कर लेना है। 8% माइनस कितने हो गए 8.25 यानी 7.75% बराबर 6.75। इसका हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2.25 बराबर 0.25 बराबर कितने हो गए 6.75। ठीक है, 1% का मान निकालोगे आप तो 1% इक्वल टू 6.75 बटा 0.25। दोनों का दशमलव हट जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 अंकों के बाद है इधर भी 2 अंकों के बाद है। तो बचेगा क्या हमारे पास जो शेष बचेगा वो है 675 बटा
25। ऊपर सो जाएंगे, नीचे सो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी प्रत्येक में 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव हट गए। अब इसमें आप भाग दोगे तो देखो 25 दूना 50, 7, 25 7 175, 17 के पास 5 उतरेंगे तो 75, 25 7 175, यानी 1% का मान आपके पास क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो हमें निकालना कितने का है, 100% बराबर 27 इंटू 100 बराबर 2700 रुपये। तो वह मूलधन कितना है, वह जो राशि ये पूछ रहा था वह राशि या मूलधन कितने हैं, 2700 रुपये है। इस तरीके से करो चाहे इससे करो, एक ही बात है, दोनों एक ही है। इसमें भिन्न के रूप में दे दिया, यहाँ पे हमने दशमलव भिन्न के रूप में ले लिया, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों एक ही है। आपको आसान लगे उस तरीके से कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन शायद आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, आपके समझ में आए होंगे। फिर आगे आप और निकाल के देखना क्वेश्चन, कहीं पे यदि कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और समस्या का समाधान पाइए। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम आज की क्लास में का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है। क्या आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है तो ये ऊपर जो दे रखा आपको, कह रहा है 19,400 रुपये, 19,400 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी 19,400 रुपये है, उनको 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, पहला भाग तो 8% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तथा दूसरा भाग 9% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। निवेश करना का मतलब हमें कुछ उससे प्राप्त हो रहा है, उधार दिया हमने किसी को, ऐसे मानो निवेश करने का मतलब किसी को उधार दिया, उसका हमें कुछ ऊपर भी प्राप्त होगा। तो ये तो 8% की दर से 5 वर्ष के लिए और ये 9% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 हो तो दोनों का भाग याद करो। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, इसके आगे वाले तरीके के जो क्वेश्चन बताएंगे वो भी काफी एग्जाम में आपको आप मिलेंगे, इसलिए ये आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो देखो 19,400 रुपये है और उसमें क्या किया, पहले भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 9% के लिए 4 वर्ष के लिए, ऐसा किया। तो करे क्या, साधारण ब्याज का अनुपात ये दिया दोनों का। तो एक बार इसको सोचो, हमारे पास मान लो कुल राशि कितनी थी, P थी, P का एक भाग तो P1 हो गया और एक भाग क्या हो गया, P2 हो गया। यहाँ पे कर देता हूं मैं आपको, यह कुल राशि कितनी थी, 19,400 रुपए। ठीक, कुल राशि क्या, 19,400 रुपये थी और उसको कितने भागों में बांटा, इसने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में कौन कौन सा, एक P1 भाग है और एक P2 भाग है, इनका मान हमें ज्ञात करना P1 और P2 का। ठीक है, और दर पहले भाग की दी है उसने 8% दर, 8% और समय दे दिया 5 वर्ष। ये तो हो गया R का मान, R1 का, और ये हो गया T1 का मान। ठीक है, इधर समय दिया अगले ने, दर दी है R2 बराबर दर 9% और T2 बराबर समय दिया है जो आपको 4 वर्ष। ठीक है, ये दिया और कह रहा है दोनों के जो अनुपात है दोनों का ब्याज का, यानी हम ये कहे SI1 और SI2 इनका अनुपात क्या है, 3:7 है। SI1 और SI2 का अनुपात क्या है, इसे SI1 प्राप्त होगा, इसे SI2 प्राप्त होगा, इनका अनुपात क्या है, 3:7 है। अब इसको आप समझो क्या कहना चाह रहा अगला, मैं आपको कहूं कि हमारे पास मूलधन P है, समय T है, दर R है, तो हमें SI निकालना है। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, PTR या PRT/100,
SI करोगे आप, क्योंकि सूत्र हमारे पास ये है साधारण ब्याज का SI का, तो SI आपको यहाँ पे करना है और उनका अनुपात ये है। ठीक है, तो SI1 का मान हम निकाले, देखो तो इसका तो क्या हो जाएगा सूत्र, देखो इसका तो हो जाएगा, आप समझोगे तो P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100, और इसका क्या हो जाएगा, ये SI1 का मान आया, ये SI2 का P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100, ये मान हमारे पास आ गए SI1 और SI2। और इन दोनों का अनुपात क्या बताया अगले ने, इन दोनों का अनुपात 3:7 बताया है, यानी SI1 बटा SI2 कर ले हम, तो उनका मान क्या आएगा, उनका अनुपात आएगा 3:7, यही है। तो यहाँ पे हमने जो निकाला इसको हम बट्टा के रूप में रख ले और ये 3/7 हो जाएगा, ऐसा कर ले। तो देखो इधर कर रहा हूं मैं, प्रश्न की यदि भाषा शैली को आप समझोगे तो आपके हर क्वेश्चन आसान है। और प्रश्न की भाषा शैली ये कहती है कि ये है P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा P2 इंटू R2 इंटू T2 बराबर 3/7, ये आ गया। और यहाँ पे P1 P2 और T1 इनका सभी का मान रखना है। P1 का मान तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसा का ऐसा रहने दो, और रखना किसका, R1 का, तो 8 है गुणा, ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गए ना, ऊपर नीचे आएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट ऐसा रख लिया मैंने। इसके नीचे लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट ऐसा उतार लिया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 5 बटा ये P1 है और ये P2 इंटू क्या है 9 इंटू 4 बराबर 3/7, ये हमारे पास मान प्राप्त है। समझ रहे हो, जो इसके बट्टा में नीचे 100 आया था, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मान आया वो कटता, तो उसको काट दो, 9 4 और 8 5, ठीक है, इनको काटा तो देखो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखो ये क्या हो गया, P1 बटा P2 करे हम, P1 बटा P2 करे तो इधर देखो 3/7 है, और ये क्या होगा, ये 9 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 10, क्या आ गया, 10 आ गया। इस प्रकार से ये हमारे पास आ गए, ये कटते हैं तो काट लो, नहीं कटते तो कोई बात नहीं। क्या आ जाएंगे, 27/70, 19 9 30 27 और 7 को 10 से गुणा करने पर 70, 27 बट्टा क्या आ गए, 70 आ गए। ठीक है, 27/70 आ गए। तो अब हमें क्या करना है, देखो P1 अनुपात P2 का मान ये आ गया, तो P1 प्लस P2 का मान क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 का मान 27 प्लस 70 बराबर कितना हो गया, 97। P1 प्लस P2 का मान क्या हो गया, 97। यहाँ पे कह रहे हैं हम P1 प्लस P2 का मान कितना है, 97 है, और यहाँ पे कह रहे हैं P1 प्लस P2 का मान कितना है, P है जो 19,400 के सर के, ये P1 P2 तो नीचे है, और P1 P2 तो नीचे है, लेकिन 19,400 का आपने दो टुकड़ा किया है, 2 टुकड़े किए हैं, वो टुकड़े तो P1 P2 है, उनका जोड़ी तो 19,400 होगा, ब्याज तो बाद की बात है। ये P1 प्लस P2 करेंगे तभी तो 19,400 होंगे, और P1 प्लस P2 का मान 19,400 है, P1 प्लस P2 का मान 97 है, 97 बराबर 19,400 हो जाएंगे। तो ये लो 97 बराबर 19,400, 1 बराबर 19,400 बटा 97, कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 4 आ रहे 18, हाँ कितनी बार, 2 बार, यानी 1 का मान कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया, 1 का मान कितना आया, 20 आया। हमें दोनों भाग ज्ञात करना है,
दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अगला ऐसा भी कह सकता है पहला भाग ज्ञात कीजिए, दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। दोनों भाग ज्ञात करेंगे तो उसमें दोनों आ जाएंगे। देखो तो P1 बराबर क्या होगा, देखो P1 बराबर पहला भाग कितना है 27 गुणा 20। P2 बराबर पहला भाग दूसरा भाग कितना है 70 गुणा 20। और दोनों का गुणनफल किया तो क्या आया, देखो 27 गुना 54 5400। और इसका किया तो 7 दूनी 14 कितने आ गए, पहला भाग 5400 रुपए है, 5400 रुपए है, दूसरा भाग 1400 रुपए। दूसरे में 70 था, 70 गुणा 20 7 दूनी 14। हाँ कुल रुपए कितने थे 19,400 थे ना। भाई मिस्टेक कहाँ पे की हमने, इनका अनुपात आया 70 20 से गुणा करने पर 7 दूनी 14। ओहो 19,400 दो बार गया तो यहाँ पे 200 आएंगे। कितने आएंगे यहाँ पे 200। और तो इसको 200 से गुणा करना है, कितने से 200 से। कितने से गुणा करना है 200 से। 200 से इसे गुणा करेंगे तो ये तो कितने आएंगे 5400। और ये इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2030 हो जाएंगे इसके आगे। कितने आ गए यहाँ पे 200 आएंगे, 1 बराबर 200। तो हमें 27 बराबर निकालना है, P1 का मान 27 है। ये देखो P1 बराबर 27, 27 से गुणा किया 200 को तो 5400 आ गए। और P2 बराबर कितने आपके पास 70 है, तो P2 बराबर 70 गुणा 200 बराबर 14,000 आ गए। ये आपके पास मान आ गए। इस प्रकार से आपको करना था। आपको कहे पहला भाग याद कीजिए तो पहला भाग ही याद करना, दूसरा नहीं करना, ये निकाल के दे देना। आपको कहे दूसरा भाग याद कीजिए तो ये कर लेना, उसको नहीं करना। जिसका मान दिया उसका ही निकालना। हमने दोनों का किया, बाकी परीक्षा में एक का भाग पूछता है, पहले का पूछ लेता है या दूसरे का पूछ लेता है। तो आपको यहाँ से पता लगा लेना है P2 दूसरा है, P1 पहला है। तो P1 का तो मान 27 है, P2 का मान तो दूसरा पूछे तो इसको 200 को 70 से गुणा करना है तो आपको 14,000 प्राप्त होंगे। पहला पूछे तो 200 को 27 से गुणा करना है, आपको 5400 रुपए प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। मेरे ख्याल से आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पे 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये बट्टा की प्रोसेस हो रही। तो बट्टा में ऊपर वाले का 100 नीचे आएगा, नीचे वाले का ऊपर जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट आप ऐसे उतारोगे, उससे आपका क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करनी है, संख्या उतारनी है, इसको सफाई नहीं करनी है। देखो संख्या उतारनी है तो इसको पहले वाली संख्या की तो करनी है, इसकी सफाई यहाँ पे सफाई करो इसकी, और यहाँ पे सफाई कर दो, यहाँ पे वर्ष वाले में सफाई कर दो, और यहाँ पे भी वर्ष वाले में सफाई कर दो। तो क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है जो देखो अपने पास अगला कह रहा है, ये कह रहा है कि 57,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। कितने 57,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 57,000 की राशि को, रुपए को ऐसा सकते हैं, राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 4% की दर से 4 वर्ष के लिए, कितनी प्रतिशत 4% की दर से 4% की दर से 4 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 3% की दर से 3% की दर से 4 वर्ष के लिए। उसको भी 4 वर्ष के लिए, इसको भी 4 वर्ष के लिए, लेकिन इनकी दर क्या अलग अलग है। ऐसा निवेश किया जाता है इस प्रकार से। तो जो अनुपात प्राप्त होता है साधारण ब्याज का वो होता है 16:7। कितना प्राप्त होता है 16:7 प्राप्त हो सकता है। कितना होता है 16:7। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास P बराबर जो राशि थी वो है हमारे पास 57,000
रुपए। इसके दो भाग किए, P1 R1 R T1, यहाँ पे P2 R2 और T2। जो दिया गया वो उतार लो। पहले भाग में दिया 4% की दर 4 वर्ष, तो यह तो हमें ज्ञात करने है 4% दर और 4 वर्ष। दूसरे में दिया गया है 3% दर से 4 वर्ष के लिए, ये हमारे पास और इनका अनुपात दिया है किसका, साधारण ब्याजों का, वो दिया गया है साधारण ब्याज का अनुपात 16:7। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे, यहाँ पे हमने लिखा P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा P2 इंटू R2 इंटू T2 बराबर 16/7। आ गया अनुपात, क्योंकि 100 से 100 कट जाएंगे नीचे वाले, पहले भी आपको कहा था, इसलिए आपको यहाँ पे 100 नहीं दिखाना है। ठीक है, यह सरल करने के लिए, वरना 100 दिखाते हैं हम, लेकिन कट जाएंगे इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसा उतार दिया। P1 का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए P1 को रहने दो, गुणा R1 का मान हमारे पास 4 है, इंटू जो आपका T1 का मान है वो 4 है, बट्टा P2 तो हमें ज्ञात करना होगा, इंटू R2 का मान 3 है और T2 का मान 4 है। जो यहाँ पे कटते हैं उसको यहाँ पे काट देना है, और जो नहीं कटते उसको रहने देना। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे देखो आपको P1 बटा P2 बराबर क्या होगा, ये 16/7 इधर है, यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया और क्या किया, ये 3 जो नीचे है ये तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, 3 नीचे है वो तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, और जो 4 ऊपर है वो नीचे आकर गुणा हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और 4 से 16 को काटेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से 16 को काटने पर 4। अब देखो हमारे पास जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, P1 बटा P2 बराबर 4 × 12 और 7 एकम 7, यानी P1 का मान 12 है और P2 का मान 7 है। ये हमारे अनुसार अनुपात आए उनका मान है, ये क्या अनुपातों का मान है हमारे पास 12/7, यानी P1 का मान 12, P2 का मान 7। और यहाँ पे क्या दे कर रखा, देखो P1 प्लस P2 बराबर P है जो 57,000 है, और यहाँ पे इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ P1 प्लस P2 बराबर 12 प्लस 7 बराबर 19। P1 प्लस P2 बराबर क्या हो गया, 12 प्लस 7 बराबर 19। अब हमें क्या करना, 19 के बराबर इसको 57,000 को रखना है, ऐसा ही करना है। तो देखो 19 बराबर अपने है 57,000, अपने 19 है और पर्सन के 57,000 है, हमारे 19 के बराबर पर्सन के 57,000 है। ये हम एक का मान निकालेंगे जो हर वेग में निकालते हैं, 57,000 बट्टा 19, 19×57 कितने आ गए, 3,000। एक का मान कितना आया, 3,000। एक का मान कितना आया, 3,000। P1 का मान 12 है, P2 का मान 7 है। हम P1 का मान निकाले P1 और यहाँ पे निकालेंगे P2 का। P1 का मान क्या है, 12 है और P2 का मान 7 है। क्या करें कि इसको दोनों को 3 से 1000 से गुणा कर दे, तो ये लो 3,000, इसको भी किससे गुणा कर दे, 3,000 से, क्योंकि एक का मान 3,000 है तो 12 का मान कितना होगा, एक के पास 1 रुपया, तो 12 के मान के कुल कितने होंगे, 12 जनों के पास 12 रुपए होंगे, यानी हमने 12 को 1 से गुणा कर दिया। एक आदमी के पास 3 रुपए हैं तो 12 आदमियों के पास कुल कितने रुपए होंगे, 36 रुपए होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि 12 को 3 से गुणा किया। यहाँ पे देखो 12 तो कुल आदमी है और एक आदमी के पास 3,000 रुपए, तो 12,000 को 3,000 से गुणा करने पर कितने आए, 12 को 3,000 से 12 × 36, यानी ये 36,000 रुपए जो आपका P1 का मान है। ठीक है, यहाँ पे 7 आदमी है, एक आदमी के पास 3,000, तो 7 के पास कितने हो जाएंगे, 7 × 21,000 रुपए। तो P1 का मान कितना गया, 21,000, 36,000 और P2 का मान 21,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 57,000, जो दोनों का टोटल दिया हुआ था। तो ये हमारे पास प्रथम भाग ये है, पहला भाग, और ये है दूसरा भाग।
जिस भाग को हमने विभाजित किया था 57,000 को, पहले को दिया था 36,000 और दूसरों को दिए थे 21,000। 36,000 को 4% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया था, 21,000 को 9% की दर से 3% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया था। ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया और ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 कर लिया है। आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ समझने के लिए है जो आपको समझना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो समझना है क्या उसमें, वो देखो समझने वाली बात यह है कि मान लो कोई आदमी है, उसके पास कुछ राशि है और उसको उसने 3 भागों में बांट दिया। जब साधारण ब्याज समान हो उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं कि उन भागों का मान ज्ञात करना है। जब क्या हो, एक राशि को अलग भिन्न भिन्न 3 भागों में बांटा गया है, भिन्न भिन्न दर पे दिया गया है, भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश किया गया है, तो हमें वो तीनों भाग ज्ञात करने हैं। ठीक है, कब? जब साधारण ब्याज समान हो। साधारण ब्याज क्या हो? समान हो। तो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फर्स्ट है, जब साधारण यानी सरल ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज SI समान हो। समझना इसको हो तो देखो, हमने माना कोई व्यक्ति है, उसके पास कितने रुपए है? P। कुल राशि कितनी है? P है। और इस P राशि को इसने क्या किया? इसने बहुत ही आसान तरीके से किसी को बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए 3 भागों में बांट दिया, यानी 3 आदमियों को उधार दे दिया। पहले आदमी को उसने क्या किया? पहले आदमी को उसने P1 राशि दी, दूसरे आदमी को उसने P2 राशि दी और तीसरे आदमी को उसने P3 राशि दी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इधर उतार लेता हूँ, जिससे वहां पे आपको आगे करने के लिए, क्वेश्चन के लिए, समझने के लिए प्रोसेस बनी रहे। क्या है? कुल राशि तो उसके पास कितनी थी? कुल राशि थी P और P को क्या किया उसने? 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था P1 और दूसरा भाग था P2 और तीसरा भाग उसने बांट दिया P3 में। ये 3 भागों में उसने इसको बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया और इसको निवेश बांटा और 3 अलग अलग आदमियों को इस पूंजी को उसने दे दिया। पहले आदमी को उसने R% दर पे दिया, यानी दर R1 थी, और दूसरे समय था T1। दूसरे व्यक्ति को क्या किया? दर R2 पर दिया और समय था T2। तीसरे व्यक्ति को दर R3 पर दिया और समय था T3। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या है, टुकड़े भी सब अलग अलग है, जो विभाजन किया है इसका P का वो भी अलग अलग है, और दर है वो भी सभी को अलग अलग है दी गई है, और समय भी सबको भिन्न भिन्न पे दिया गया। लेकिन फिर भी कहता है इनका SI क्या है? समान है। SI क्या है सभी का? SI1 बराबर SI2 बराबर SI3 बराबर हमने क्या मान लिया? S मान लिया। ये क्या है? S मान लिया, यानी सभी का साधारण ब्याज क्या है? S। इन तीनों से इससे भी S प्राप्त होगा, इससे भी S प्राप्त होगा, इससे भी S प्राप्त होगा, यानी तीनों से समान प्राप्त हो रहा है ब्याज। ये हमारे को करना था। तीनों से समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लेंगे हम। अब देखो हमें करना क्या है, हमें 3 भाग बनाए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले भाग में ब्याज का सूत्र लगाएंगे, सरल ब्याज का सूत्र। और सरल ब्याज का सूत्र क्या है? पहले भाग का P इंटू R1 इंटू T1 बटा 100 बराबर क्या है? S। पहले भाग में ये आ गया, S के बराबर ही तो है, सभी का बराबर ही है, सभी बराबर ही है, सभी क्या है? बराबर ही है। ऐसा ही तो है, सभी क्या है? ये बराबरी तो है, तो ऐसे ही तो रखेंगे सभी के बराबर। P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100 बराबर यहाँ पे भी S। तीसरे में
P3 इंटू R3 इंटू T3 बटा 100 बराबर S। यानी ये सभी बराबर है, इनको आप वैसे भी सभी को बराबर कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने सीधा यहाँ पे इनका क्या निकाल लिया, साधारण ब्याज निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होता है, देखो हमें P1 P2 P3 निकालना है और जिनका मान क्या है P1 प्लस P2 प्लस P3 का टोटल क्या है P है, ये है। इसी के तो भाग किए 3 और उनको हमें निकालना है कि कैसे किए। तो हम यहाँ पे देखो P1 का मान निकाले, क्या निकाले P1 का मान। तो P1 का मान क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू क्या हो गया S, इधर जाएगा तो S से 100 गुणा हो जाएगा और बट्टा नीचे क्या आ जाएगा R1 इंटू T1। ठीक है, इधर आओ, इसमें क्या किया आपने, इसमें क्या किया P2 का मान निकालना है। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू ये 100 इधर जाकर गुणा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये R2 T2 है, ये नीचे आ जाएगा R2 इंटू T2। ठीक है, तीसरा भाग हमें निकालना है P3। P3 बराबर क्या हो जाएगा, ये S से जाकर ये इधर 100 गुणा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा R3 इंटू T3। ये हमारे पास तीनों भागों के मान आ गए। तीनों भागों के मान क्या आ गए, P1 का तो S इंटू 100 बटा R1 इंटू T1। समझने की बात है बहुत अच्छी तरह, ये कल भी काम आएगा आपके, कल दूसरा करेंगे मिश्रण समान में, वहां पे भी काम आने वाला है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ही समझ लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं हो। P2 बराबर S इंटू 100 बटा R2 इंटू T2 और P3 बराबर S इंटू 100 बटा R3 इंटू T3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मान अभी तक। चलो ये हो गया, तो अब हमें करना है क्या है, हमें तो इनका अनुपात निकालना है। तीनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और तीनों का अनुपात क्या, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर, बराबर ही तो होगा, ये बराबर क्या होगा, पहला अनुपात ये है बटा R1 इंटू T1 अनुपात, दूसरा क्या है, दूसरा है अपने पास S इंटू 100 बटा R2 इंटू T2 और तीसरा अनुपात क्या है हमारे पास, तीसरा जो अनुपात है वो है S इंटू 100 बटा R3 T3। ऐसा हमने इनको उतार लिया, अपने कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप ऐसे कर लोगे। क्यों, क्या किया, देखो P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो पहले तो P1 का मान रख दिया, फिर P2 था तो P2 का मान रख दिया, यहाँ से देखो ये मान यहाँ पे, ये मान यहाँ पे, देखो ये वाला मान यहाँ पे उतारा है, P1 का मान P1 के बराबर यही था क्योंकि इन तीनों का अनुपात है। फिर P2 वाला मान यहाँ पे उतार दिया और P3 वाला मान यहाँ पे उतार दिया। ये कलर चेंज है हो गया, तो ऐसे नहीं समझना कि अलग है, लाल वाले की जगह लाल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने ऐसे करके इनको P1 की जगह P1, P2 की जगह P2 और P3 की जगह P3 ऐसे उतार दिया। अब आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा, कुछ क्या कॉमन दिखाई देगा, S इंटू 100, S इंटू 100, S इंटू 100, S इंटू 100, S इंटू 100 सभी में बराबर है, तो S इंटू 100 को आप आउट ऑफ कर दो, इसको हटा दो यहाँ से, यानी ये कट जाएंगे सभी से, S इंटू 100 कट जाएगा, S इंटू 100, S इंटू 100, तो ऊपर क्या बचेगा 1 बटा R1 इंटू T1 अनुपात 1 बटा R2 इंटू T2 अनुपात 1 बटा R3 इंटू T3। ये अपने पास किसका मान आ गया, ये आ गया P1 अनुपात P2 अनुपात P3 के बराबर। हमारे को सूत्र यही प्रयोग करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सूत्र हमारे को क्या प्रयोग करना है, ये वाला सूत्र हमारे को प्रयोग कर लेना है। ठीक है, यानी P1 अनुपात P2 अनुपात P3, यदि 2 के लिए जाए तो यहाँ तक लेना है, 3 के लिए जाए तो यहाँ तक, 4 के लिए जाए तो 1 बटा R3 इंटू R4 इंटू T4, 5 किया जाए तो आगे एक और आ जाएगा 1 बटा R5 इंटू RT5 ऐसे। तो ऐसे अपने पास ये है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन हम करेंगे।
क्वेश्चन जो बनेंगे इस पर, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह। यदि ये आप समझ गए हो तो इस पे होने वाला क्वेश्चन करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था, बस हमारे को ये ध्यान रखना है, नीचे वाला जो ये मेन है इसी को ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन हल होगा, इसी से क्वेश्चन हल होगा। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अब हमारे इस पर देखो, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है 1620 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। क्या किया है? 1620 रुपए, 1620 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 3% दर से 2 वर्ष के लिए, पहला भाग 3% दर से 2 वर्ष, दूसरा भाग 4% दर से 3 वर्ष, 4% दर से 3 वर्ष, तथा तीसरा भाग 4% दर से 5 वर्ष, 4% दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, दिया गया या निवेश किया गया या उधार दिया गया, निवेश किया गया है। तो देखो जैसे क्या दिया, तथा इनका या इनसे मिलने वाला साधारण ब्याज समान है, तथा यहां पर लिख लो यदि इनसे प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो तीनों भाग ज्ञात करो। तीनों भाग क्या करना है? ज्ञात करना। बस ये क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन साथ उतारे, सभी दिखाई तो दे रहे ना। हाँ, अब देखो क्या किया, वो क्या हुई हमारे वाला प्रोसेस है, क्या किया 3 भागों में इसने बांटा है। मानो हमारे पास क्या था, यहाँ पे छोटा सा मैं करता हूं, P बराबर तो क्या है 1620 रुपए, कुल है 1620 रुपए, इसको 3 भागों में बांटा है, P1 P2 और P3 में बांटा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, पहला भाग है उसको 3% यानी R1 बराबर 3% और 2 वर्ष के लिए T1 बराबर 2 वर्ष। यहाँ पे R2 बराबर दूसरे भाग के लिए 4 और 3, तो 4% और समय T2 3 वर्ष। यहाँ पे इसको थोड़ा आगे ले लेता हूं, P3 वाले में है R3 4% दर और T3 है कितना 5 वर्ष। ये सब आपको वहां पे नहीं उतारना है, ये सब आपको वहां पे नहीं उतारना है। ये तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में ये दिया गया है, और ये इसलिए बताया है कि हमने लास्ट स्टेप क्या की थी,
P1 अनुपात P2 अनुपात P3 और बराबर 1/R1 इंटू T1 अनुपात 1/R2 इंटू T2 और अनुपात 1/R3 इंटू T3। ये तो था, ये हमने रखा। यानी आपको ये भी नहीं उतारना है, आपको ये भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और हमने क्या किया, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, आपको तो सीधा ये उतारना है 1/, इन दोनों को गुणा किया, या यहाँ पे रखोगे कितना, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 दर 3 और समय 2, या सीधा 6 रखोगे तो भी चल जाएगा। 1/, इन दोनों का गुणनफल 4 गुणा 3, कितना, 4 गुणा 3। 1/, इन दोनों का गुणनफल 4 गुणा 5, कितना, 4 गुणा 5। अब जब आप इसको नीचे करोगे, ये कटते हैं तो काट सकते हो आप इसको, कोई संख्या इनमें कट रही है तो काट सकते हो। जैसे यहाँ पे ये कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, आपकी समस्या का समाधान है। 1/, आगे जाकर भी ये कटने वाली है, 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/10, ये आ गया। अनुपात ऐसे तो आता नहीं, इसलिए इसको हटाना होगा। इससे हटाने के लिए इसका क्या करना निकल पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाली संख्याओं को। 3, 6 और 10 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग पूरी बार जाए, तो ऐसी संख्या 30 है। इसका एलसीएम कितना लिया, 30। तो देखो 30 एलसीएम लिया तो 1/3 को 30 से गुणा कर दो, अनुपात 1/6 को 30 से गुणा कर दो, अनुपात 1/10 को 30 से गुणा कर दो। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मान आ गया 10, कटे तो 10 हो गया ना, और अनुपात इसका ये 5 बार कट गया 5, और अनुपात ये 0 से 0 गया तो 3 आ गया। 10, 5, 3, ये अनुपात आ गया किसका, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 3 आ गया। ये हमारे पास आ गया। आप यहाँ पे देखो 30 लेते, 3 से 10 बार तो 10 उतार दो, 6 से 5 बार 30 कटेंगे तो 5 उतार दो, 10 से 3 बार 30 कटेंगे तो 3 उतार दो, सीधा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सीधी ये स्टेप आपके पास, इसके बाद में ये स्टेप आ सकती है। ठीक है, आप जितना शॉर्ट करो उतना कर सकते हो, मेरा समझाने का फर्ज है, कर्तव्य है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया। अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो देखो, हमारे पास प्राप्त हुआ है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 का मान हमें निकालना है, क्योंकि ये उनके बराबर है। P1 प्लस P2, क्योंकि P के 3 भाग है, इनको सभी को जोड़ेंगे तो 10 + 5 + 3 और बराबर कितने, 18। क्या आ गया, 18 योग आ गया। ये कह रहा है 1620, ये कह रहा है 18, 1620 18 1620 18, यानी हमारे 18 इसके 1620, तो ये लो 18 बराबर 1620। यहाँ पे मैं पहले मान रख देता हूँ, P1 बराबर P2 बराबर और P3 के बराबर। P3 के बराबर तो ये 3 है, P2 के बराबर ये 5 है और P1 के बराबर ये 10 है। इनके गुणा में जो मान आएगा 1 का वो मैं रख दूंगा और तीनों का मान निकाल के बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये मान आए तो 1 का मान कितना आएगा, 1620 बटा 18, 18 पंजे 90, 18 6 108, 18 18 9 162, यानी 1 का मान कितना आया, 90। 1 का मान कितना आया, 90। 1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 90। 1 का मान 90 प्राप्त हो गया आपको। तो आप यहाँ पे 90 से इसे गुणा कर दो, 1 के मान से इसे गुणा करोगे तो ये लो 90 × 90 और 90 × 90, सभी को 90 90 से गुणा कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 900, यहाँ पे कितने आ गए 450, यहाँ पे कितने आ गए 270। ये सभी 900 रुपये P1 जो 1620 रुपये को इसने बांटा, तो वो इस प्रकार से बांटा। पहले भाग का था 900 रुपये दिया था पहले वाले को, दूसरे वाले को 450 दिए थे, तीसरे वाले को
270। अब इसको पूछे आपको दूसरा भाग याद कीजिए तो सीधा 5 को 90 से गुणा करके 450 निकाल देना था। तीसरा पूछता था 3 से 9, यानी सभी को निकालना नहीं था, वहाँ पे एक का पूछेगा किसी का, दूसरे का कितना भाग है, या पहले का कितना है या तीसरे का कितना है, आपको उस हिसाब से ही चलना है। इसलिए आप बहुत आसानी से यह कर लोगे मेरे ख्याल से। अब आगे के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ और वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन है जो आपको आगे के लिए जो किया जा रहा है इसी का बनाना है, ऐसा क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है। तो तीसरा भाग हो गया। देखो क्या क्वेश्चन क्या है आगे के लिए। 13,300 रुपये, 13,000, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 13,300 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रथम यानी पहले भाग को 5% की दर से 5% दर से 3 वर्ष के लिए, 5% दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे को 2% दर से, यानी 3 लिखा हुआ है लिखा है 2% की दर से 3 वर्ष के लिए दूसरे को, और तथा तीसरा भाग 4% की दर से 4 वर्ष के लिए, 4% दर से 4 वर्ष के लिए। ये अपने क्वेश्चन हो गए। तो इसको आपको इस प्रकार से करना आगे। ये क्वेश्चन आप कर करके इसके उत्तर निकालोगे, कितने आते हैं, तीनों के भाग ज्ञात करने हैं। इसमें भी क्या है आपका ये सम्मानीय है, जो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये सम्मानीय है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे हम कल की क्लास में करेंगे। कल मिश्रधन सम्मान वाले क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी क्लास होने वाली है आगे, और ज़्यादा ये लंबा मैटर है नहीं। अब अपनी एक कल या परसों में ये क्लास खत्म हो जाएगी। कल तो शायद थोड़ा और, बाकी परसों खत्म हो जाएगी। कल ये मिश्रधन सम्मान वाला, और उसके बाद में एक क्वेश्चन बचा है दो आपके किस्तों वाला, वो क्वेश्चन कराएंगे, और उसके बाद में क्लास एंड। आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय टाटा। इस वीडियो को आगे शेयर करते रहना है, और सब्सक्राइब भी आपने साथियों से कराते रहना है। अपना सहयोग बराबर देते रहना है, और आप बने रहिए। आपको बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।